अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ की मैयत घर में पड़ी थी और मैं नशे में धत होकर होटल के कमरे में अपनी सेक्रेटरी के साथ मसरूफ था। जब मैं घर वापस आया तो मेरे छोटे भाई ने रोते हुए बताया कि माँ की तदफीन को 2 रोज गुजर चुके हैं। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं रोता हुआ कब्रिस्तान भागा, मगर रास्ते में मेरी गाड़ी को सामने से आते हुए ट्रक ने जोरदार टक्कर दे मारी थी। जब मुझको होश आया तो मेरी दोनों टांग बुरी तरह से। मेरा नाम मुख्तार है और मैं अपने खानदान का बड़ा बेटा था। मुझे ये एहसास बहुत छोटी उम्र से हो गया था कि मेरी जिम्मेदारियां बाकी सबसे ज्यादा हैं। मेरे बाद एक छोटा भाई था जो बहुत हसीन था, रंगत साफ, नाक नक्शे तीखे, आंखों में बला की मासूमियत, और एक छोटी बहन थी जो हमेशा अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। हमारे वालिद का साया हमारे सरों पर नहीं था। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, सिर्फ माँ की जुबानी सुना कि वो कैसे इंसान थे, कैसे हादसे में दुनिया से चले गए थे और कैसे माँ ने उसके बाद सबको संभाला। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ किस तरह तंदूर पर रोटियां लगाती थी। वो तंदूर जिसके पास खड़े होने से ही पसीने छूट जाते थे, जहां चंद लम्हे गुजारना भी मुश्किल होता था। वो माँ घंटों वहां खड़ी रहती थी। उसके हाथ जल चुके थे, बाजुओं पर राख की तह जमी रहती थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा के आती थी और मेरे सामने रोटी रख कर कहती थी, ये मेरे मुख्तार का हिस्सा है। सबसे नर्म, सबसे अच्छी रोटी, सबसे ज्यादा मक्खन वाला निवाला हमेशा मेरे लिए होता था। मेरी माँ को मुझसे एक अलग सा लगाव था। हालांकि मेरा भाई मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत था, छोटा भी था, मासूम भी था, लेकिन माँ की आंखों में जो चमक मेरे लिए होती थी वो किसी और के लिए नहीं थी। वो कहती थी, तू मेरी पहली औलाद है, तुझे पाक हम सब कितने खुश हुए थे। तू आया तो हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई। तेरे जैसी मोहब्बत तो किसी और से हो ही नहीं सकती। मेरे दूसरे बहन भाई कभी कभी मुझसे हसद करते, कभी चुपचाप मुझे देखते। जब माँ मुझे गले लगाती या मेरे लिए अलग से कुछ रखती तो उनकी आंखों में बेआवाज शिकायत होती थी, जो बच्चों के दिल में होती है। लेकिन माँ की मोहब्बत पाके मैं मुतमईन होता कि बाकी सब कुछ भूल जाता। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ, मेरी सोचें बड़ी हुईं, मेरे ख्वाब बढ़ते गए और मैंने माँ के पसीने को कभी रायगा नहीं जाने दिया। मैंने दिन रात एक किया, मेहनत की, और फिर वो वक्त भी आया जब हमारा कच्चा घर पक्का हो गया। माँ ने वही तंदूर छोड़ दिया। अब वो एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठी होती थी। उसके पास अलग अलग नौकर थे, कोई खाना बनाने वाला, कोई सफाई करने वाला और कोई उसके पाँव दबाने वाला। मेरी बहन नए यूनिफॉर्म में स्कूल जाती थी, मेरे भाई की मोटरसाइकिल चमकती थी, माँ के हाथ में हमेशा मोबाइल होता था। मैं एक बड़े ऑफिस का मालिक बन चुका था। मेरे दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी रहती थी, मेरे हाथ में महंगी घड़ियां होती थी, मेरी जेब में ऐसी रकम होती थी जो शायद कभी माँ ने ख्वाब में भी ना देखी हो। मैं अपने आप को कामयाब समझता था। मैं समझता था कि अब जिंदगी मेरे कब्जे में है, मैंने गुर्बत को शिकस्त दे दी है। लेकिन इस फतह के बाद जो खालीपन मेरे अंदर आया वो शायद कोई और ना समझ पाता। मैंने अपनी तन्हाई को पैसे से भरना चाहा, वो काम करने शुरू किए जो मैं कभी नहीं करता था। शायद हर वो काम जो एक अमीर मर्द करता है मैंने भी किया। खूबसूरत औरतें, महंगे होटल, शराब, सिगरेट, रातों की रौनकें, लेकिन उन औरतों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होता था। वो सब वक्ती थीं, आरजी थीं, और मैं भी जानता था कि उनकी मुस्कुराहटें मेरे नोटों से जुड़ी हैं, ना कि मेरे दिल से। उनकी हंसी में वो खलूस नहीं होता था जो कभी माँ की थकी हुई मुस्कुराहट में होता था। वो खाली हाथ आती थीं और मेरे पैसे लेकर चली जाती थीं, और मैं खाली दिल के साथ बिस्तर पर लेट जाता था। मुझे लगता था मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ छूट जाता था, कुछ टूट जाता था, और इस टूटने की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। इंसान जब अपनी कहानी किसी को सुना रहा होता है तो वो उसका मजलूम किरदार खुद को ही बनाकर बयान करता है। मैं भी शायद यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजलूम नहीं बल्कि जालिम बन गया। जिनके लिए मैंने पैसे कमाए मैं उनको ही भूल गया। मैं रात को अक्सर देर से घर आता,
جب پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، جب ہر گھر کی لائٹ بند ہوتی، ہر کھڑکی خاموشی میں ڈھکی ہوتی، تب میں اپنی گاڑی کی روشنیوں کے ساتھ گیٹ پر آ کر ہارن دیتا، دروازہ کھلتا، نوکر مجھے سلام کرتا، میں اندر داخل ہوتا۔ ماں کبھی دروازے پر نہیں آتی تھی، وہ تو بوڑھی ہو چکی تھی، ساری زندگی کی محنت نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا۔ وہ 8-9 بجے ہی سو جاتی تھی اور میری زندگی تو 8-9 بجے سے جاگتی تھی۔ میرے دن کا آغاز اس وقت ہوتا جب لوگ سونا شروع کرتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتا، چائے پیتا، کہے لگاتا، ہم پلان بناتے کہ آج کہاں جانا ہے۔ کبھی کسی پارک میں جاتے، کبھی کسی کلب میں۔ وہاں روشنیوں کی چمک ہوتی، تیز میوزک ہوتی، ناچتی ہوئی لڑکیاں ہوتی، ہنستی ہوئی آوازیں، اور میں ان سب میں خود کو بڑا مکمل محسوس کرتا تھا۔ کبھی کسی ڈانس کلب میں گھس جاتا جہاں شور ہی شور ہوتا، روشنیوں میں آنکھیں چندیا جاتی۔ کبھی کسی طوائف کے کوٹھے پر چلا جاتا جہاں چمکتی ساڑیوں میں لپٹی عورتیں اپنے جسم کو بیچ رہی ہوتی، اور میں نوٹوں کی گڈی نکال کر ہوا میں اچھال دیتا جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ نشہ بھی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، کبھی شراب، کبھی کچھ، اور پھر راتوں کو گاڑی میں موسیقی لگا کر سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ میں سمجھتا تھا یہ سب زندگی ہے، یہ سب میری کامیابی کی علامتیں ہیں۔ میں واپس تو آتا، اندھیرے کمرے میں سو جاتا، اور جب سورج سر پر آتا تو اٹھتا، شاور لیتا، لباس پہنتا اور دفتر چلا جاتا۔ دفتر میں میرا رویہ وہی ہوتا جو ایک مغرور انسان کا ہوتا ہے۔ ماتحتوں پر غصہ نکالتا، حکم دیتا، نظر رکھتا، خاص طور پر نئی آنے والی لڑکیوں پر۔ میں نظر ڈال کر ان کو پورا تولتا، ان کے لباس پر، ان کی چال پر، ان کی آواز پر غور کرتا، پھر ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، کچھ کو چائے پر بلاتا، کچھ سے کام کے بہانے گفتگو بڑھاتا۔ پھر دن ختم ہوتا اور میں واپس اسی دنیا میں چلا جاتا جہاں پارٹی تھی، رقص تھا، کہے تھے، اور وقتی تعلقات تھے، اور ایسے میں نہ جانے کتنے دن گزر جاتے۔ یا میری ماں نے میری شکل نہیں دیکھی ہوتی، میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی ہوتی۔ کبھی کبھار جب ان سے ملتا، ان سے سامنا ہوتا، تو وہ کہتے بھائی کچھ بات تو کرو۔ میں سرسری انداز میں پوچھ لیتا ہاں جی کیا ہے، پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پیسے چاہیے، یہ لو پیسے، اور وہ چپ ہو جاتے۔ میرے لیے شاید میں ان کا بڑا بھائی تھا، لیکن ان کے لیے میں صرف وہ انسان رہ گیا تھا جو پیسے دیتا ہے لیکن وقت نہیں دیتا، اور ماں کے لیے تو بیٹا کبھی بینک نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ ہمارا پلان کینسل ہو گیا۔ میں کچھ دیر گھر میں رک گیا۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، میری ماں دبے پاؤں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے پیار سے کہا بیٹا، ایک بھی گھر میں رہتے ہیں، لیکن آج کتنے دنوں بعد تیری شکل دیکھی ہے، تو مجھے بالکل بھول گیا۔ اتنا بڑا گھر ہے، میں تجھے آواز دیتی ہوں، میری آواز تجھ تک نہیں پہنچتی، ہر طرف نوکر ہی نوکر ہے، ان کی شکلیں روز نظر آتی ہیں لیکن تیرا چہرہ نہیں۔ پتہ نہیں آخری بار ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کب کھایا تھا؟ یاد ہے جب ہم غریب تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر ہنسا اور کہا اماں اس وقت کو بھول جاؤ، وہ کون سا اچھا وقت تھا۔ آج ہم امیر ہیں، امیروں کے گھروں میں یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو آوازیں دب جاتی ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات پہنچتی نہیں۔ اگر میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا تو کمائی کون کرے گا؟ اور یہ سب جو آج تمہارے سکون کے لیے کیا ہے، یہ بھی تو کام کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری ماں نے بڑے سکون سے کہا بیٹا، میرا سکون تو تیرے پاس بیٹھنے میں ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے میں ہے، میرے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، دل میں کچھ چبھ سا گیا، لیکن میں نے چہرے پر وہ تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس لمحے میرا فون بجا، میرا دوست کہہ رہا تھا فکر نہ کرو، ایک جگہ کا پلان کینسل ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسری جگہ چلتے ہیں۔ میں اٹھا، کپڑے بدلے، پرفیوم لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں دروازے سے نکل چکا تھا، اور وہیں بیٹھی وہ مجھے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور میں پھر اس رات میں کھو گیا۔ یہی معمول بن چکا تھا۔ ہفتے گزرتے گئے، مہینے بیتتے گئے، ماں مجھے دیکھنے کو ترس جاتی اور میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے کتراتا تھا، کیونکہ شاید مجھے معلوم تھا کہ ان آنکھوں میں جو سوال ہوتے ہیں ان کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کل مجھے ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آ گئی تھی، اور شاید میری پسند سے بھی زیادہ وہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔
میرے آفس کا ماحول ویسے ہی کچھ خاص سا تھا۔ میں نے خاص ہدایت دے رکھی تھی کہ آفس میں زیادہ تر سٹاف لڑکیوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اور وہ بھی کوئی عام سی نہ ہو۔ ہر ایک کی شکل صورت جاذب نظر ہو، خوبصورت ہو، نازک ہو، ہنستی مسکراتی ہوں، تاکہ جب میں صبح آفس میں قدم رکھوں میرا دل خوش ہو جائے، میری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ میں نے اپنے مینیجر سے صاف کہہ رکھا تھا، کوئی موٹی بدنما یا عام سی لڑکی نظر نہ آئے۔ مجھے اپنے آفس ایک خواب جیسا لگنا چاہیے، اور وہ مینیجر بھی میرا ہی وفادار تھا۔ اس نے میری بات کو ہمیشہ مقدم رکھا، سٹاف بھی اسی حساب سے رکھا۔ خوبصورتی کو قابلیت پر ترجیح دی گئی۔ انہی میں سے ایک نئی لڑکی سونیا بھی آ گئی۔ سونیا حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جیسے کسی فلم کا سین ہو، جیسے کوئی خوشبو کمرے میں آ جائے اور آپ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کی چال میں نزاکت تھی، اس کی آواز میں مٹھاس تھی، اس کے انداز میں ایک ایسی بے ساختگی تھی جو سیدھی دل میں اتر جائے۔ شاید وہ مجھے پسند بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ارد گرد رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے میرے کمرے میں آتی تھی، فائلیں دے کر رک جاتی تھی، میرے چہرے کو کچھ دیر تک دیکھتی رہتی تھی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی خاموش ہو جاتی، اور میں بھی اس کی اس انداز پر دل ہار بیٹھا۔ یہ جو سچی محبت ہوتی ہے نا، یہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے، جیسے آہستہ آہستہ کوئی خوشبو کمرے میں پھیلتی ہے، جیسے ٹھنڈی ہوا کسی گرم دن میں آپ کے چہرے کو چھو لے۔ لیکن محبت کے علاوہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں وہ دھیرے نہیں ہوتے، وہ جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے سونیا سے کہا، کہیں باہر چلے، کچھ وقت ایک ساتھ گزارے، اور وہ بغیر کسی جھجک کے مان گئی۔ اور یہ میرے لیے حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ میرے لیے اپنا دل نرم کر چکی ہے۔ ہم ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے۔ وہ ہوٹل اپنے آرام اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ وہاں کی روم سروس مفت تھی۔ میں نے اسے کہا، یہ فون رکھا ہے، یہ بٹن ہے، جو دل چاہے منگا لو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو چیز چاہیے بلا جھجک مانگو۔ لیکن سنو، گھر بتا کر تو آئی ہو نا، 3 4 دن میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی لڑکی ملی تھی جو میرے ساتھ بغیر کسی سوال کے ہر لمحہ گزارنے کو تیار تھی، اور میں اس بات پر بہت خوش تھا۔ ہم دونوں اس ہوٹل میں رہنے لگے جیسے دنیا سے کٹ کر ایک نیا جہاں بسا لیا ہو۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا، آفس والوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ گھر والوں کو ویسے بھی میری پرواہ نہیں تھی، بہن بھائی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، ماں کو تو فون استعمال کرنا آتا ہی نہیں تھا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، مجھے کسی کی فکر نہ ہو۔ میں ان دنوں کو اپنی زندگی کے بہترین دنوں میں شمار کرنے لگا تھا، جب میرے پاس ہر چیز تھی، دولت، طاقت، اور اب ایک حسین چہرہ بھی جو مجھے بے لوث دیکھ رہا تھا۔ میں اس لمحے کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا، جیسے کسی جادو کے عالم میں ہوں۔ 3 4 دن ہم نے ایسے گزارے، ہوٹل کے کمرے میں، کھانے پینے کے ساتھ، ہنسی مذاق، محبت کے لمحے، اور ایک ایسی دنیا جو میرے لیے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر ایک دن سونیا نے کہا، اب اسے جانا ہے، وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے رخصت کیا، خود بھی گھر کی راہ لی، جیسے کوئی لمبی چھٹی گزار کر واپس زندگی کی روٹین کی طرف لوٹتا ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا آخری دفعہ میں نے اپنی ماں کے لیے خود سے کوئی چیز لے کر گیا یا نہیں۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیسے دے دیتا، کہتا موسم کی کپڑے، روٹین کی چیزیں اپنے لیے خود خرید لینا، اور ماں کے لیے بھی۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں تو برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہنا کرتا، میری شاپنگ ان سے الگ ہوتی تھی، اور میں اپنی پسند کی چیز سے نیچے کسی چیز پر گزارا نہیں کرتا تھا۔ سونیا کی مجھے یہ بہت اچھی بات لگی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ ہی اسے کسی کا ڈر تھا، یہ بات کہ بھائی آ جائے گا یا باپ آ جائے گا۔ میں اسے جب بھی بلاتا وہ آ جاتی تھی۔ مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دن اس کے ساتھ اور گزاروں گا، جب تک میرا دل نہ بھر جائے۔ یہی ٹھیک ہے۔ میرے چہرے پر خوشی تھی، میری طبیعت حشاش بشاش تھی، میرے ہاتھوں پیروں میں جان تھی، دل جیسے پھر سے جوان ہو گیا تھا، کیونکہ ان عیاشیوں میں پڑھ کے میری عمر 35 سال ہو گئی تھی۔
लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की थी। मैं शादी के नाम की घंटी अपने गले में बांधना ही नहीं चाहता था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर मेरे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर की दहलीज पार करते ही कुछ ऐसा दिखाई दिया जो दिल को अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर गया। पोर्च में और बरामदे के अंदर बाहर बहुत से लोग खड़े थे। कुछ जमीन पर बैठे हुए थे, कुछ दीवारों से टेक लगाए हुए थे। उनके चेहरे पर एक खामोश सी उदासी छाई हुई थी, और जब उनकी नजरें मुझ पर पड़ी तो जैसे उनकी आंखों में नमी और ज्यादा गहरी हो गई। मुझे यूं लगा जैसे सब मुझे देखकर और ज्यादा संजीदा हो गए। मैंने कहा, क्या हुआ? आप लोग यहाँ कैसे आए? इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? ये सब हमारे दूर पार के रिश्तेदार हैं जो सालों बाद भी मुश्किल से आते हैं। मैं हैरान भी हुआ और उलझन का शिकार भी। अंदर कदम बढ़ाए तो माहौल में एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बोलती है। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मेरे छोटे बहन भाई मेरी तरफ लपके। उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं घबरा गया। मैंने कहा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों हैं? मेरे भाई ने रोते हुए कहा, माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैंने फौरन कहा, क्या मतलब नहीं रही? ये कैसे हो सकता है? कल तो मैं घर से निकला था और आज ये सब सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा, अम्मी को दफन किए भी 2 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर मैं जैसे सुन हो गया। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने दीवार का सहारा लिया। एक बार फिर सवाल किया कि क्या हो गया था अम्मी को? कैसे हुआ? क्या हुआ था? वो तो बिल्कुल ठीक थी। मेरे भाई ने रोते हुए कहा, वो अपने कमरे में सोते जागते सुबह से कह रही थी कि उनका दिल घबरा रहा है। बार बार कह रही थी, मुख्तार को बुला लो, मुझे मुख्तार से बात करनी है, उसको मेरे पास बुलाओ। हम सब बार बार आपका नंबर मिला रहे थे, लेकिन फोन मुसलसल बंद जा रहा था। जब दफ्तर वालों से राब्ता किया, उन्होंने कहा, हमें कोई इत्ला नहीं है, न हमें मालूम है कि आप कहाँ गए हैं। फिर हमने हर मुमकिन कोशिश की, कोई तरीका न छोड़ा। आपके बंद फोन की लोकेशन तक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन सबने यही कहा कि इसमें तो 2-3 दिन लगेंगे। और हमारी बेबसी थी कि अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम हो गई, रात आई, लेकिन आप ना पहुंचे और माँ भी वो रात ना गुजार पाई। न जाने रात के किस पहर वो खामोश हो गईं। शायद वह सोते सोते दुनिया से रुखसत हो गईं। सुबह जब कमरे में जाकर देखा तो उनकी सांस बंद थी, उनकी आंखें बंद थी, उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थी। फिर भी हमने मैयत को 24 घंटे तक रखा कि शायद आप आ जाएं। बार बार फोन मिलाया, एक एक लम्हा आपका इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई उम्मीद बाकी ना रही तो मजबूरन तदफीन करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक पहाड़ रख दिया हो। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। मेरे कदम जमीन पर जमने लगे। मैंने आंखों में आंसू लिए पूछा, कहाँ दफन किया माँ को? भाई ने कब्रिस्तान का पता बताया और मैं बेसाख्ता भागता हुआ गाड़ी में बैठ गया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जैसे अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो माँ एक बार फिर जिंदा हो जाएगी, जैसे शायद वो मुझे माफ कर देगी। मुझे बस एक झलक देखने की तमन्ना थी। मैं चाहता था उनके चेहरे को एक बार देख सकूं, उनकी कब्र पर बैठकर रो सकूं। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा था और दिमाग एक ही जुमले पर अटका हुआ था कि अगर मैं यहाँ होता तो शायद ये सब ना होता। मेरी माँ तन्हा ना मरती, मुझे पुकारती ना रहती। मैं गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था, हर चीज धुंधली लग रही थी। सामने से आने वाला एक ट्रक मुझे बिल्कुल दिखाई ना दिया। शायद आंखों में बहते आंसुओं ने सब मंजर धुंधला दिए थे। मैं पूरी रफ्तार से जा रहा था, ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी ना रुकी। एक जोरदार आवाज हुई, हर तरफ अंधेरा छा गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। इर्द गिर्द मशीनों की आवाज थी, नर्सें थीं, डॉक्टर था। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन जिस्म बेजान लगा। मैंने हरकत देने की कोशिश की, लेकिन दोनों टांगें जैसे पत्थर हो गई हों।
डॉक्टर ने आकर बताया कि 15 दिन हो चुके हैं। हादसे के बाद आपको शदीद चोटें आईं और आपकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। आप अब चल नहीं सकते। मैंने छत को देखा। मेरी माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वो चेहरा जो मुझे पुकार रहा था, वो आवाज जो मुझ तक नहीं पहुंच सकी, वो दिल जो मुझे एक बार देखना चाहता था, और मैं था जो किसी और ही कुर्बत में अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो बैठा था। डॉक्टर ने कहा, आप ये सब कुछ मेरे ऊपर मुनहसिर है। वो कह रहा था, अगर मैंने हिम्मत कर ली, तो अगर मैंने हौसला किया, अगर मैंने खुद को संभाला, तो कुछ ना कुछ मुमकिन हो सकता है। अगर मैंने कोशिश जारी रखी, तो शायद मैं स्टिक के सहारे चलने के काबिल हो जाऊं, शायद मैं अपने कदमों पर खड़ा हो सकूं। लेकिन अगर मैंने हिम्मत हार दी, अगर मैंने दिल छोड़ दिया, तो फिर सारी जिंदगी बिस्तर का मोहताज रहूंगा। वो कह रहा था, जिस्म का दर्द इतना नुकसान नहीं करता जितनी अजियत इंसान के अंदर से हार जाने की होती है। लेकिन मैं क्या करता? मेरी हिम्मत तो वैसे ही टूट चुकी थी। मेरी रूह जैसे बिखर चुकी थी। मुझे लगता था जैसे ये मेरे गुनाहों की सजा है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मेरी माँ मेरे लिए दरवाजे पर खड़ी होती थी, जब वो रात भर मेरे आने का इंतजार करती थी, जब वो मुझे देखने के लिए तड़पती थी, और मैं किसी होटल के कमरे में किसी अजनबी औरत की कुर्बत में माँ को भूल जाता था। यही नाफरमानी थी। मैंने माँ को नजरअंदाज किया। मैंने उनकी बातों को सुना अनसुना किया, उनकी तलब को, उनकी आवाज को अपनी अय्याशियों के नीचे दफन कर दिया। और अब जब वो नहीं रही, तो दिल चाहता था वक्त लौट आए। तो उसी वक्त मेरी छोटी बहन मेरे पास आई। वो खामोश थी। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने कहा, जब माँ की तबीयत खराब हुई थी, जब वो आखिरी सांसें ले रही थी, उन्होंने ये डिब्बा मुझे दिया और कहा, मुख्तार को दे देना। मैंने उससे कहा, खोलो, इसके अंदर क्या है? उसने जैसे ही डिब्बा खोला, तो उसके अंदर एक पुराना खत था। उसमें वो हाथ में दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से उस खत को खोला। मेरी नजर जैसे जैसे अल्फाज पर पड़ती गई, मेरी आंखों से आंसू बहते गए। खत में मेरी माँ ने लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था, सारा दिन मुझे बुलाता था, बार बार आवाज देता था। मैं चाहे जितनी थकी होती, तेरा नाम सुनकर तेरे पास आ जाती थी। तेरा चेहरा देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती थी। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू मुझे भूल गया, तो अब मेरी आवाज नहीं सुनता, अब मेरे पास नहीं आता। मुझे बहुत याद आता है वो वक्त जब तू मेरा नन्हा सा बच्चा था। मुझे दिल से ख्वाहिश होती थी कि काश तू दोबारा छोटा बन जाए और मैं तुझे अपने सीने से लगा लूं। वो वक्त औलाद को याद नहीं रहता, लेकिन माँ बाप के दिल में वो लम्हे जिंदा रहते हैं। तू मेरे लिए अब भी छोटा है। हम तेरे बड़े होते जिस्म को देख सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में तू वही छोटा सा बच्चा है जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा। अगर तू मेरे पास आता, तो शायद मेरा दिल बहल जाता। मेरी सांसें रुकने से पहले तुझे एक बार देख लेती। लेकिन अब बस मेरी दुआ है कि तू हमेशा खुश रहे। ये अल्फाज मेरे दिल को ऐसे चीर रहे थे जैसे किसी ने मेरे सीने पर छुरी रख दी हो। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने वो डिब्बा हाथ में लिया, तो उसमें मेरे बचपन की छोटी छोटी निशानियां थी। मेरे पैदा होने के दिन का एक नन्हा सा लिबास, मेरी पहली चूसनी, मेरे स्कूल का पहला पेंसिल बॉक्स, मेरे छोटे छोटे जूते, वो सब कुछ जो वक्त के साथ मैं भूल चुका था, लेकिन मेरी माँ ने संभाल कर रखा। मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। मैं सिर्फ चीखना चाहता था, मैं सिर्फ रोना चाहता था कि काश मैं उनके गले लग सकता, उनसे माफी मांग सकता, उनके कदमों में बैठ सकता। लेकिन अब कुछ भी मुमकिन नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अब देर मत करो। अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर खुद को बचाना है, तो फौरन से हिम्मत करनी होगी। अस्पताल से 1 महीने बाद छुट्टी मिली, तो मैं जिस्मानी तौर पर कमजोर और जहनी तौर पर टूटा हुआ इंसान था। डॉक्टर ने कहा कि अब खुद को मजबूत करना है, चलने की कोशिश करनी है। शुरू में बहुत मुश्किल होता है। मेरे जिस्म में ऐसा दर्द होता
जैसे हर रग चीख रही हो, हर हड्डी सवाल कर रही हो, क्यों किया था वो सब। मैं कदम उठाने की कोशिश करता, गिर जाता, बार बार गिरता, बार बार जख्मी होता। नर्सें मुझे उठाती, नौकर मेरा सहारा बनते, लेकिन मैं हर बार दिल छोड़ देता, हिम्मत हार देता। मेरे बहन भाई अपने स्कूल, कॉलेज और मसरूफे जिंदगी में मगन हो चुके थे। उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं जो कभी सबका सहारा था, अब सबके लिए एक जिम्मेदारी बन चुका था। मुझे पहली बार समझ आया कि मेरी माँ की जिंदगी भी कुछ ऐसी रही होगी। शायद वो भी इसी तरह सहूलतों के दरमियान तन्हा रही होंगी। मैंने खुद को संभालना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह करके इतना चलने के काबिल हुआ कि स्टिक के सहारे चंद कदम उठा सकूं। गाड़ी नहीं चला सकता था, इसलिए एक ड्राइवर रख लिया। अब कोशिश करता हूँ हर काम खुद करूं, किसी पर बोझ ना बनूं, क्योंकि अब मुझे अपनी माँ की तन्हाई का अंदाजा हो चुका था। अब मुझे उन खामोश लम्हों की अजियत समझ आती थी जिनमें इंसान सिर्फ अपनों की आवाज सुनना चाहता है। जब मैं माँ की कब्र पर पहली बार पहुंचा तो दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे सीने पर कोई पत्थर रखा हो, जैसे सांस रुक के आती हो, जैसे किसी का इंतजार बाकी हो और वो शख्स अब कभी लौट कर ना आए। मैंने जब कब्र को देखा तो दिल मजीद बैठ गया। कब्र पर मिट्टी के ढेर थे, इधर उधर दरख्तों के सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, कुछ झाड़ियां थीं, कुछ खाली बोतलें भी पड़ी थी, जैसे किसी ने अरसे से ख्याल ही ना रखा हो। मैं झुक गया। मैंने दोनों हाथों से माँ की कब्र को साफ करना शुरू किया। हाथों से मिट्टी हटाता गया, पत्ते इकट्ठे करता गया, जमीन से चिपके हुए सूखे पत्ते एक एक करके अलग रखता गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैं कब्र पर झुककर रो पड़ा। मेरे आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे। मैं बार बार माँ की कब्र को चूमता रहा, उस मिट्टी को अपनी पेशानी से लगाता रहा, जैसे वो अब भी मेरी माँ की खुशबू लिए हुए हो। फिर मैं कब्र से लिपट गया। मैंने आंखें बंद की और सर कब्र पर रख दिया। मैं मुसलसल माफी मांगता रहा। मुझे माँ की आखिरी फरियादें याद आ रही। वो लम्हे जब वो मुझे पुकार रही थी, जब उनका दिल घबरा रहा था और मैं कहीं और था। मैंने वहीं बैठकर अपने दिल की बातें शुरू की। माँ से कहा, माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, माँ, मैंने आपको नजरअंदाज किया, आपकी आवाज नहीं सुनी, आपकी दुआओं को समझा नहीं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। माँ, वहां मैं काफी देर बैठा रहा, आंखें बंद की, दिल से हर दुख, हर बात माँ के साथ बांटता रहा। वक्त का एहसास ही ना रहा। सूरज ढलने लगा, रात फैलने लगी और तब मुझे याद आया कि रात हो गई है। मैं बोझल कदमों से वापस घर आ गया, लेकिन दिल थोड़ा सा हल्का हो गया था, जैसे किसी ने दिल के अंदर दबी घुटन को कुछ देर के लिए बाहर निकाल दिया हो। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मैंने इरादा कर लिया, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो दायरा इस्लाम से बाहर हो। और अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि मैं कोई गलत काम ना करूं। बल्कि अब मैंने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा ज़कात करना शुरू कर दिया। गरीबों की मदद करता। एक आदमी रखा जिसे मैं कहता था, पता करो कौन मुस्तहिक है, उस तक मदद पहुंचाता। वो भी बिना किसी को बताए। ये सब करके मुझे सुकून मिलता था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव आया था। मेरी जिंदगी में एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी की रूटीन बन गई थी। अब मैं रोजाना जोहर की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाता, माँ की कब्र के पास बैठता। मैंने कब्र को साफ करवाया, कब्र के इर्द गिर्द पत्थर लगवाए, बैठने के लिए सादा सा बेंच लगवाया, एक नलका लगवाया ताकि आने जाने वाले आसानी से पानी पी सकें। इसलिए अक्सर लोग वहां से गुजरते थे। मैंने कब्र के पास एक दरख्त भी लगवाया ताकि उसकी छांव माँ की कब्र को ढांप ले, माँ को धूप से तकलीफ ना हो। रोज मैं वहीं जाकर बैठ जाता, दूर से 3 घंटे कब्र के साथ गुजारता, माँ से दिल की बातें करता रहता, उस मट्टी से लिपट जाता जिसमें माँ सो रही थी। कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोग
मुझे गौर से देखते, कोई रुककर सलाम करता, कोई दुआ देता, कोई कहता बड़ा ही नेक फरमा बरदार बेटा है। माँ दुनिया से चली गई लेकिन फिर भी रोज कब्र पर आकर बैठता है। कोई कहता बेटा हो तो ऐसा जो मरने के बाद भी माँ को ना भूले। मैं उनके चेहरों को देखता रहता और सोचता इनको क्या पता, मैं तो अपनी माँ को जिंदगी में ही भूल चुका था। मैं तो वो बेटा था जो अपनी माँ के दिल की हालत नहीं समझ पाया। मैं वो बेटा था जो अपनी माँ की आवाज सुनने के बजाय दुनिया की आवाजों में गुम हो गया था। अब मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपनी टूटी हुई रूह को जोड़ने की कोशिश थी, कि दिल को थोड़ा सुकून देने की कोशिश थी, जो तड़प तड़प कर माँ की आखिरी झलक के लिए बेचैन था। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो रिश्ते हमारे साथ होते हैं उनको वक्त देना जरूरी है, उनके पास बैठना जरूरी है, उनसे बात करना, उनकी बात सुनना जरूरी है। हम समझते हैं वक्त बहुत है, लेकिन दर हकीकत वक्त सबसे बेवफा चीज है। ये किसी का इंतजार नहीं करता और ना किसी को मोहलत देता है। क्या पता कब हमारा कोई लम्हा किसी रिश्ते का आखिरी लम्हा बन जाए, कब कोई बात आखिरी बन जाए और कब हम सिर्फ पछतावे के साथ रह जाएं। अब मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता। अब चाहूं कि माँ से बात करूं, उनके कदमों में बैठ जाऊं, उनका चेहरा देखूं तो नहीं देख सकता। अब मैं चाहे जितना कब्र के साथ वक्त गुजार लूं, माँ को तो मैं खो चुका हूं ना। उनके लम्स को, उनकी महक को, उनकी दुआओं को वो लम्हे लौट कर नहीं आ सकते। ये सब जानने के बाद इंसान टूट जाता है और मैं भी टूट चुका हूँ। अब सिर्फ माँ की कब्र है और मैं हूं, और वो पछतावा है जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बुरा करता है तो फिर उसको बदल नहीं सकता। बस फिर लोगों को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हुए उसकी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वक्त रहते होश के नाखून लेने चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।